नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। लगभग हम कोशिश करते हैं आपको हर दिन कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का। आप यूपीपीसीएल, यूपी आरविनल, डीआरडीओ या एमपीटीओ या इसके अलावा आईटीआई आधारित किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में लिए हैं, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों इसरो के है, टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा लेवल के है उनसे संबंधित है, लेकिन आईटीआई में भी अपने इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो पेपर इंग्लिश में है, फिर भी हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और आई होप कि आप समझ जाएंगे। 500 केवीए 400 हर्ट्ज रेटिंग का एक ट्रांसफॉर्मर है। यदि इसे 100 हर्ट्ज सप्लाई पर ऑपरेट किया जाए तो इसकी केवीए रेटिंग क्या होगी। दोस्तों अगर सीधी लाइन आपको मैं रटवाऊँ तो फिर सीधा ध्यान रखें कि केवीए रेटिंग फ्रीक्वेंसी के समानुपाती मानी जाती है। जब फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो केवीए रेटिंग कम कर देना, और फ्रीक्वेंसी अधिक करे तो केवीए रेटिंग बढ़ा देना। हालांकि ये सवाल अधूरा है, मैं इस क्वेश्चन से सहमत नहीं हूँ पूरी तरह से, इन्होंने आंकड़ा दिया नहीं। दरअसल रेटिंग बताने से पहले ये बताना पड़ता है कि VF रेशियो जो है उसे कांस्टेंट रखा गया है, यानी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी अनुपात को यदि स्थिर रखें तब फ्रीक्वेंसी घटाने से रेटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरा सवाल ये होता है। लेकिन इतना अगर दे दिया जाए तो हर बच्चा समझ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। दरअसल अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रेशो कांस्टेंट रखने के लिए वोल्टेज घटेगा, और वोल्टेज घटेगा तो फिर केवीए रेटिंग कम हो जाएगी, क्योंकि केवीए रेटिंग तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, धारा और वोल्टेज का गुणा ही तो है। तो वो सी उत्तर के साथ हम जाएंगे। 125 केवीए इसकी रेटिंग हो जाएगी। अगला सवाल देखिए आपके सामने है कि 3 फेज सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो किस प्रकार की एक्साइटेड मशीन है। देखो सिंक्रोनस मशीन में मोटर और जनरेटर दोनों आते हैं, अल्टरनेटर जिसको अपन बोलते हैं, और इस मशीनों को डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है या मशीन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मोटर की अगर मैं बात करूं तो सिंक्रोनस मोटर के रोटर को हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई। स्टेटर को क्या दिया हमने, 3 फेज की एसी सप्लाई। यानी हमने स्टेटर और रोटर दोनों को सप्लाई देकर एक्साइट किया, इसलिए मशीन को डबल एक्साइटेड मशीन कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपरों में आ सकता है, ध्यान रखना। और अगर सिंक्रोनस मोटर की क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ये 3 फेज होते हुए भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 माना जाता है। डैम्पर वाइंडिंग का इसमें उपयोग करते हैं जो हमें स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करवाती है और हंटिंग से भी बचाव करती है। और भी इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगला सवाल देखिए। वैसे इस क्वेश्चन की पेपर में लैंग्वेज चेंज करके भी दे देता है, वो 2 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि रिसीविंग एंड पर यानी प्राप्ति सिरे पर वोल्टेज राइज हो जाता है। राइज होना यानी वृद्धि होना या बढ़ जाना। कब? जब तो लाइन ओपन सर्किट हो या फिर लाइट लोड हो, यानी हल्का भार हो या आगे लाइन पर कोई भार संयोजित हो ही नहीं, तब भेजने वाले की अपेक्षा प्राप्त करने वाले सिरे पर एक ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का मान अधिक होता है। तो इस फिनोमेना यानी इस घटना को क्या कहा जाता है। बड़ा सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को इसका उत्तर पहले से पता होगा। इस प्रभाव को फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। लेकिन अब सवाल सुनिए, यहाँ से जब लाइन बदल कर क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं।
मान लीजिए क्वेश्चन ये हो कि एक लाइन में फेरेंटी प्रभाव कब उत्पन्न होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखना, लाइन पर या तो हल्का भार हो यानी बहुत कम भार हो, या फिर लाइन पर नो लोड हो यानी भार हो ही नहीं, तब जाकर फेरेंटी होगा। यदि अगर लोड डाल दिया जाता है तो फिर उस पर फेरेंटी संभव नहीं होता। इसके पीछे कारण होता है कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, लाइन की धारिता, उस कैपेसिटी के कारण ऐसा उसमें होता है। अगला सवाल कह रहा है कि किस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित दर के समानुपाती होता है प्रेरित ईएमएफ, है ना। यानी प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये किसने कहा था? तो ये तो फेराडे ने कहा था। और किस नियम के तहत कहा था? सेकंड नियम में कहा था। फेराडे का जो फर्स्ट नियम है वो तो ये कहता है कि अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ पैदा होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है। और सेकंड नियम में उसने ये कहा कि इस प्रकार जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो फ्लक्स चेंजेस के समानुपाती होता है। चलिए देखो अगला सवाल क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर में अगर आधा लोड हो तो उस समय जो कॉपर लॉस है उसका मान 2 किलोवाट है। यदि फुल लोड यानी 100% भार डाल दिया जाए तो उस पर लोड कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते भी हैं, लेकिन देखो डिप्लोमा लेवल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि हम ITI लेवल में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लेवल अच्छा है पेपर का, क्वेश्चन हमारे ITI में इस तरह के देखने के मिलते हैं। कॉपर लॉस को दोस्तों लोड के वर्गानुपात में बदल दिया करो। यानी अगर हम लोड को आधा करते हैं तो हमारा जो कॉपर लॉस है वो क्या होगा? 1/4 होगा। इसी प्रकार अगर हम लोड को दोगुना करते हैं तो हमारा कॉपर लॉस 4 गुना होगा। 50% पर 2 किलोवाट है तो 100% पर ये कितना हो जाएगा? 8 किलोवाट हो जाएगा। सी उत्तर कर देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ख़ास तौर से ITI वालों के तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस प्लांट का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, O&M बोलते हैं शॉर्ट में इसको, सबसे सस्ता होता है? यानी उसका परिचालन करना और उसका अनुरक्षण या देखभाल करना सबसे सस्ता है, तो वो पड़ता है अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं ना, हिंदी में अपन इनको जल विद्युत बोलते हैं। जल विद्युत के अलावा आप इसे पन बिजली घर भी बोल सकते हैं। पन बिजली घरों में ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन या अदर कोई इक्विपमेंट इस तरह के हो तो वो कम होते हैं। थर्मल पावर प्लांट सबसे कॉस्टली होता है, इनमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा लगती है और इसे ऑक्सिलरी कंजप्शन कहा जाता है। थर्मल पावर प्लांट के लिए ही आता है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, जब साइन वेव में RMS मान 90 एम्पियर है तो इसका पीक वैल्यू बताइए। देखो 2 तरीके होते हैं। पीक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो आप दिए गए RMS मान को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ये ना भी करो तो दूसरा तरीका है कि उस RMS मान में आप 0.707 का भाग दे दो। जो कैलकुलेशन आपसे आसान हो सके उसे कर लीजिए, और आई थिंक मल्टीप्लाई करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो कैलकुलेट करके आप मिलान करना। आई थिंक इसका जो आंसर है आपका वो लगभग ए ऑप्शन शायद होना चाहिए। इसका मिलान कर लेना, जो भी आए कैलकुलेशन करके मुझे उत्तर बता देना, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो 90 या 90 से कम तो आ नहीं सकता। 141.4 वोल्ट तब आता जब करंट 100 एम्पियर होता। इसका मतलब 127.28 एम्पियर ही इसका उत्तर आएगा, ये कन्फर्म है। आप इसे क्रॉस कैलकुलेट जरूर कर लेना। अगला सवाल देखो, एक जनरेटर में अल्टरनेटर में यदि गति को आधा कर दिया जाए तो प्रति फेज EMF के मान में कितना फ़र्क आएगा। देखो जनरेटरों में हम प्रेरित EMF के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं BLV sin थीटा। यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रेरित EMF जो है वो गति के सीधा समानुपाती हम मानते हैं। यदि गति को आधा करेंगे तो EMF भी आधा ही होगा। हाफ वाला ऑप्शन कर देना।
एकदम सही उत्तर रहेगा। थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइज़र का काम क्या है? फीड वाटर को गर्म करता है ये, ठीक है। बॉयलर की तरफ जो पानी जाता है इसको ये गर्म करेगा, तो बी उत्तर है। हीटिंग ऑफ फीड वाटर ऑन द वे टू बॉयलर, यानी बॉयलर की तरफ जाने वाले पानी को ये गर्म करता है। बी उत्तर आप इसका सही कर देना, है ना। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करना।